अस्सलाम वालेकुम। आपसे मेरी लास्ट टाइम एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी के ऊपर बात हो रही थी। एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी में हम पढ़ के गए थे प्रोडक्शन ऑफ फूड, इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ और जेनेटिक इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन ऑफ फूड में मैंने आपको एक बात समझाई थी कि बायोलॉजिकल टेक्निक के ज़रिए हम कम टाइम पे मैक्सिमम ग्रोथ कर सकते हैं किसी भी क्रॉप की या किसी भी फूड की। इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ में डायग्नोस्टिक मेडिकल इक्विपमेंट की फॉर्मेशन होती है बायोलॉजिकल टेक्निक के ज़रिए। डायग्नोस्टिक मेडिकल इक्विपमेंट्स वो इक्विपमेंट्स जो किसी भी डिजीज़ को डायग्नोज करने की एबिलिटी रखते हैं। और एक डायग्नोस्टिक मेडिकल इक्विपमेंट की एग्जांपल मैं आपको देकर गया था, उसका नेम था थर्मोमीटर। मैंने आपसे कहा था कि थर्मोमीटर बॉडी टेम्परेचर को नोट करता है, और आपको याद तो होगा कि मैं आपको लास्ट क्लास में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर भी बता कर गया था, और वो था 37 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्ड, जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी जो कि ब्रांच आप पढ़कर आ रहे हैं पहले बायोलॉजी की, चाहे जेनेटिक इंजीनियरिंग हो या ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की बायोटेक्नोलॉजी, ये दोनों ने लाइफ में एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर दी है। और रेवोल्यूशन किस तरह से क्रिएट का आप देखें ना, बायोटेक्नोलॉजी में मैंने आपसे कहा था कि फॉर्मेशन हुई है लाइफ सेविंग ड्रग्स की। और लाइफ सेविंग ड्रग्स कौन सी होती हैं? एंटीबायोटिक्स होती हैं। एंटीबायोटिक आप जानते होंगे कि ये यूज़ की जाती हैं बैक्टीरियल डिजीज़ में। वायरल डिजीज़ में कोई एंटीबायोटिक यूज़ नहीं की जाती है। हाँ, वायरल डिजीज़ में वैक्सीनेशन होती है। अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसी माल फंक्शनिंग जीन, यानी कि ऐसी जीन जो कि डिफेक्टेड है, उसको हम बॉडी से आइसोलेट करते हैं और उसकी जगह इंजेक्ट कर देते हैं एक हेल्दी जीन। जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूजुअली क्या होता, सम टाइम ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि कोई हेरिडिटी करेक्टर होता है या कोई हेरिडिटी डिजीज़ होता है। हेरिडिटी डिजीज़ या हेरिडिटी करेक्टर वो डिजीज़ेस या वो करेक्टर्स जो कि पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होके कहाँ पे आ रहे हैं? ऑफस्प्रिंग के अंदर आ रहे हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम करते ये कि डिफेक्टेड जीन को या माल फंक्शनिंग जीन को बॉडी से आइसोलेट करते हैं और उसकी जगह हम इंजेक्ट कर देते हैं एक हेल्दी जीन को। ये काम जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता है। और उसके बाद जो आज आपसे मैंने बात कर रही है वो कर रही है इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट के ऊपर। देखिए, इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट के हम अपने एनवायरनमेंट को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। देखिए, इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर रहे हैं किस वजह से? पॉल्यूशन की वजह से। पॉल्यूशन कहते हैं किसको? पॉल्यूशन कहते हैं अनडिज़ायरेबल चेंज ऑफ एन एटमॉस्फेयर, कि हमारे एटमॉस्फेयर में कोई अनडिज़ायरेबल चेंज अगर आ गया तो वो क्या कहला रहा है? पॉल्यूशन कहला रहा है। अनडिज़ायरेबल चेंज हम ऐसे चेंज को कहते हैं जो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक ना हो। पॉल्यूशन की बात करें तो बेसिक 3 तरह का होता है, हालांकि आप इससे ज़्यादा ही पढ़कर आ रहे होंगे, लेकिन जो बेसिक 3 तरह के पॉल्यूशन होते हैं उसमें नंबर 1 आ जाता है आपका वाटर पॉल्यूशन, उसमें आ जाता है नंबर 2 आपका लैंड पॉल्यूशन, उसमें आ जाता है आपका नंबर 3 एयर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो ये भी 2 तरह का होता है, जिसमें से नंबर 1 कहलाता है मेरीन वाटर पॉल्यूशन, यानी कि सी वाटर पॉल्यूशन, और नंबर 2 आ जाता है फ्रेश वाटर पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन गार्बेज की वजह से क्रिएट हो रहा है। एयर पॉल्यूशन टॉक्सिक गैसेस या पॉइजनस गैसेस की वजह से क्रिएट हो रहा है। तो आपसे कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना है, और आप एक बात तो जानते होंगे कि हम अगर इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं? ग्रोथ करके। किसकी? प्लांट्स की। आपको मैंने एक बात बताई थी बायोकेमिस्ट्री में कि प्लांट में एक केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल प्रोसेस होता है, और वो है फोटोसिंथेसिस का। और मैंने आपको फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन भी बताई थी, याद होगी आपको? जल्दी से बताइएगा। जिससे मैंने आपसे कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्शन, यहाँ पे कहा था मैंने लाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल क्या बन जाएगा? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। यानी कि प्लांट्स ने क्या किया? टॉक्सिक गैसेस को एब्जॉर्ब किया और उसकी जगह रिलीज आउट करी कौन सी गैस? फ्रेश गैस। तो आपसे कह रहे हैं कि मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ प्लांट के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं? पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, या एनवायरनमेंट को हम क्या कर सकते हैं? इंप्रूव कर सकते हैं। एक और बात वो ये कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप तक असाइनमेंट पहुंच गया होगा, और अगर नहीं पहुंचा तो मैं आपसे कह रहा कि आप एज सुन एज पॉसिबल वो असाइनमेंट अपने स्कूल से कलेक्ट कर लें। देखें, उस असाइनमेंट में अगर आप देखें तो सबसे पहले तो बायोलॉजी की डेफिनेशन मौजूद है। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी के बाद 3 मेन ब्रांचेस और अदर ब्रांचेस मौजूद है बायोलॉजी की।
उसके साथ साथ बायोलॉजिकल मेथड मौजूद है जो कि बायोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद बायोजेनेसिस, ए बायोजेनेसिस के टॉपिक हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट हैं बायोजेनेसिस और ए बायोजेनेसिस के फेवर में। आप जानते हैं कि रेडी के एक्सपेरिमेंट बायोजेनेसिस के फेवर में, नीडम का एक्सपेरिमेंट ए बायोजेनेसिस के फेवर में और पास्चर का एक्सपेरिमेंट बायोजेनेसिस के फेवर में। उसके बाद एक और चीज़ वहाँ पे मौजूद होगी, वो है कि मुस्लिम एंड अदर बायोलॉजिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन, कि मुस्लिम बायोलॉजिस्ट के और अदर बायोलॉजिस्ट के कंट्रीब्यूशंस ये पेपर में सेक्शन बी में नहीं आते हैं, ये MCQs में आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी भी ये सेक्शन बी में ना आए हों, और लेकिन ज़्यादातर ये सेक्शन ए में यानी कि MCQs में आते हैं। ये तमाम चीज़ें आपने कॉपी में नोट करनी है और उनको याद करना है। देखिए चैप्टर नंबर 1 का जो मटेरियल आपको स्कूल से मिला है, उस मटेरियल में रेडी के 3 एक्सपेरिमेंट के अलावा कुछ भी ऐसा आपको नहीं है, या कुछ भी उसमें ऐसा मौजूद नहीं है जो पेपर में ना आता हो। तो वो तमाम चीज़ें आपने कॉपी में भी नोट करनी है या अपने रजिस्टर में भी नोट करनी है और उनको लर्न भी करना है। नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊँगा तो मैं आपको MCQs कराऊंगा चैप्टर नंबर 1 के, बट आपने करना ये कि उन MCQs को मेरे नेक्स्ट लेक्चर को सुनने से पहले खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको उनके राइट आंसर बताऊंगा, लेकिन मैंने आपसे कहा कि उससे पहले आपने उनको खुद सॉल्व करना है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको चैप्टर नंबर 1 के टेस्ट की डेट भी बता दूंगा और कह दूंगा कि आप इस डेट को या आपके पेरेंट्स इस डेट को आके स्कूल से चैप्टर नंबर 1 के टेस्ट पेपर कलेक्ट कर लें। वो टेस्ट आप अपने पेरेंट्स की सुपरविजन में देंगे और वही पेरेंट्स आपके स्कूल में लाके वो टेस्ट पेपर को सबमिट भी कराएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।